हेलो फ्रेंड्स, रीता सरकार का नमस्कार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी संग्रह की अगली कड़ी में आज मैं जिस कहानी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह निशब्द है, अर्थात कहानी का शीर्षक है गूंगी। एक बालिका जो बोल नहीं सकती। इसका चरित्र चित्रण इस कहानी में किया गया है। आइए कहानी को सुनते हैं। जब एक कन्या का नाम सुभाषिनी रखा गया था तब यह कोई नहीं जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनें सुकेशिनी और सुहासिनी नाम थे। इसी से तुकबंदी मिलाते हुए उनके पिता ने छोटी पुत्र का नाम रख दिया सुभाषिनी। अब केवल सब उसे सुभा ही कहकर बुलाते हैं। काफ़ी खोज और खर्च के पश्चात दोनों बड़ी लड़कियों के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी लड़की सुभा माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ महसूस कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके मुस्तकबिल के बारे में तरह तरह की चिंता की बातें किया करते हैं, किंतु स्वयं सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि विधाता के शाप से वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह हमेशा अपने को सब परिजनों की नज़र से बचाए रखने का प्रयास करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है? माता पिता के मन में वह हर वक्त पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती है। विशेषकर उसकी माता उसे अपने ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है। पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो खास रूप से शर्मनाक समझती है। सुभा के पिता वाणिकंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की तुलना में कुछ अधिक ही प्यार करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उसे नाराज ही रहती है। सुभा की बोलने की जुबान नहीं है। उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य है और उसके होंठ तो मन के भावों के जरा से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी कोशिशों में गढ़ लेना पड़ता है। बस कुछ अनुवाद करने के जैसा ही समझिए, और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से अक्सर भूल हो जाती है, लेकिन सुबह जैसी आँखों को कभी कुछ भी बदलना नहीं पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है।
मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी फैलते और कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती हैं और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती हैं। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए जाने क्या क्या देखती रहती हैं, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं। विशेषकर मुंह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं है, उसकी आँखों की भाषा तो बहुत उदार और असमित गहरी होती है। करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के जैसी उन आँखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जिह्वा विहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों की उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का डर सा बना रहता। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वह नीरव दोपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासी बनी रहती है। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके बगल में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी नदी है। गृहस्थ के घर की बिल्कुल छोटी लड़की की भांति बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है। उसको जरा भी आलस्य नहीं। वह अपना इकहरा बदन लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध जुड़ गया है। दोनों ओर गांव हैं और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर जल्दी के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्नचित्त असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूसे का ढेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा प्रत्येक नाविक की दृष्टि अपने ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी लड़की पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं, पता नहीं, पर काम धंधे से ज्यों ही उसे जरा फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठाकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी का ध्वनि स्वर, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि, सब मिलकर चारों ओर के गमनागमन, आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिर स्तब्ध हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट फूट पड़ते हैं। प्रकृति के ये अद्भुत शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी ही भाषा है। बड़ी बड़ी आँखों और उसमें भी बड़ी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है।
जिसमें झिंगुरों की झिनझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृण जमीन से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक केवल संगीत, रोना और उच्छ्वासें भरी पड़ी हैं। दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते, गृहस्थ और पक्षी आराम करते, पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती, जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर अचानक भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता। तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी लड़की दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती हैं, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से पेड़ की छाया में। सुभाषिनी की कोई सहेली है ही नहीं, ऐसी भी कोई बात ही नहीं है। गौ घर में 2 गाय हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरे का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की धीमी गति को भली भांति पहचानती है। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा के बदले कहीं अधिक आसानी से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लार करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों की उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और अच्छी प्रकार समझ जाती है। सुभाषिनी गौ घर में घुसकर अपने दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती, तब पारो प्यार की नज़र से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 3 बार तो नियम से गौ घर में जाया करती है। इसके अतिरिक्त अनियमित आना जाना भी बना रहता है। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका वक्त अपनी गूंगी सखियों के साथ बीतता। सुभाषिनी के सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मन वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सीन घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयास करती। देखिए बच्चों, किस तरह एक गौ माता भी निर्वाक साथी के साथ वार्तालाप कर लेती हैं। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उसके साथ सुभाषिनी की गहरी दोस्ती तो नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और उसके कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तक सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता, और सुभाषिनी जब उसकी गोद और कमर में अपनी मुलायम उंगलियां फेरती, तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दिखाने लगती मानो उसकी नींद में विशेष सहायता मिल रही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक दोस्त मिल गया, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना कठिन है, क्योंकि उसके बोलने की जिह्वा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी।
वह गुसाइयों का छोटा बेटा प्रताप था। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्न के उपरांत इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई कामकाज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए बड़ी खुशकिस्मत यह है कि परिजन उस पर बेशक नाराज रहें, पर बाहरी जनों के लिए वे अक्सर स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी खास काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के बगल में या कुछ दूर पर एक आधा सरकारी बगीचे का रहना जरूरी है, वैसे ही गांव में दो चार निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना भी आवश्यक है। काम धंधे में, हास परिहास में और जहाँ कहीं भी एक आध कमी देखी वहीं से चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की खास रुचि एक ही है, वह मछली पकड़ने का बहुत शौकीन है। इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता है। तीसरे प्रहर सरिता के तीर पर वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता है और इसी बहाने सुभासिनी से उसकी मुलाकात हुआ करती थी। चाहे किसी भी काम में हो, पास में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे अच्छा माना जाता है। अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता और सम्मान करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिनी को सुभा कहते, किंतु प्रताप उसमें और भी प्यार भरकर सुभा को सु कहकर पुकारता। सुभाषिनी इमली के पेड़ के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ नदी के जल में कांटा डालकर उसकी तरफ निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी तरफ से रोजाना एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगा कर लाती। शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई खास सहायता करे, उसके किसी काम में मदद दे। उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक प्राणी नहीं है, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और वह न कुछ कर सकती थी। तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक ताकत के लिए विनती करती कि जिससे वह जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप चकित रह जाए और कहने लगे, अच्छा सू में यह करामात मुझे क्या मालूम था। मान लो सुभाषिनी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल से निकलकर सर्प के माथे की मणि घर पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रासाद में स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर कौन बैठी है, और अचंभे से मुंह खोलकर कहता, अरे यह तो अपने वाणी कंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है। सू, मेरी सू, आज मणियों से जड़ित गंभीर निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बनी बैठी है। तो क्या यह बात हो ही नहीं सकती? क्या यह बिल्कुल असंभव ही है? हकीकत में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी
सुप्रजा शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणिकंठ के घर पैदा हुई है, इसलिए वह आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से चकित नहीं कर सकती। कहानी का अगला भाग देखें। सुभाषिनी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वह अपने आप को महसूस कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन और निर्वचनीय चेतना की ताकत से भर भर देता है। अब मानो वह अपने आप को देख रही है, अपने बारे में वह सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। पूर्णिमा की गाढ़ी रात में उसने एक दिन धीरे से कमरे के झरोखे को खोलकर भय से भरपूर हालत में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा कि पूर्णिमा प्रकृति भी उसके जैसी सोती हुई दुनिया में अकेली बैठी हुई जाग रही है। वह भी जवानी के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, असीम नीरवता की आखिरी परिधि तक, यहाँ तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा है, मानो इस स्थित निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत व्याकुल हो उठते और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है। वाणिकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते ऐशो आराम से है और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती बहुत अधिक है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणिकंठ गांव से बाहर परदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चले। कलकत्ता जाने की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण आंसुओं की भाप से ऊपर तक भर गया। भावी आशंका से डरकर कुछ दिनों से गूंगे पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने की कोशिश किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इस बीच एक दिन तीसरे पहर किनारे के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रीशु, मैंने सुना है कि तेरे लिए वह मिल गया है, तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है। देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर देखने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की तरफ ताकती और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती रहती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह पेड़ के नीचे नहीं बैठी। वाणिकंठ जब बिस्तर से उठकर धूमपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुंह की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढाढ़स और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर आंसुओं की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह ग्वाल घर में अपनी घनिष्ठ सहेलियों से
विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर, गले में बाहें डालकर वह अपनी दोनों आँखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसकी दोनों आँखें आंसुओं के बांध को न रोक सकी। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने नदी किनारे के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटा कर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर माँ, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे कपड़ों से सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लाद कर उसके स्वाभाविक रूप सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह की दोनों आंखें आंसुओं से गीली थी, नेत्र कहीं सूख न जाए इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और आखिर में फटकारा भी, पर आंसुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता खुद अपने बलि के पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर लड़की के आंसुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सामने भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के पश्चात कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। खास तौर से कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है, और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के विछोह की बात सोचकर इस प्रकार दवित हो रहा है, अंत में वह कल उन्हीं के काम आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसकी कीमत बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी लड़की को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं जाकर उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पछा की तरह नौकरी करता है। विवाह के बाद शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थी, किंतु कोई उसे समझ न सका। अब वह चारों ओर निहारती रहती, उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त वक्रतन ध्वनित हो उठा और सृष्टिकर्ता के अतिरिक्त और कोई उसे सुन ही न सका। अब की बार उसका पति अपनी आँखों और कानों से ठीक प्रकार इम्तिहान लेकर एक बोलने वाली लड़की को ब्याह ले आया। कहानी के अंत में उस गूंगी लड़की के भाग्य की क्या दशा हुई और उसके स्थान पर उसका पति दूसरी लड़के से विवाह कर लिया,
कितनी हमारे समाज की वेदना है, इसे ही मर्मित किया गया है। धन्यवाद।